विद्युत धारा थर्ड पार्ट। इसको समझने से पहले आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको इसके कंटेंट समझ में आएंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ओम्स लॉ, उसका वेरिफिकेशन और उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि आपने 10th क्लास में ये टॉपिक आपने पढ़ा है, लेकिन उसमें थोड़ा उसका लेवल थोड़ा सा कम है, तो 12th क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ओम का नियम यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट समझने से पहले मैं दिखा देता हूँ। एक वायर है जिसकी लंबाई L है, इसमें एक रियोस्टेट लगा रखा है। रियोस्टेट का मतलब होता है कि जिसमें पोटेंशियल को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। इसके थ्रू हम वायर में लगने वाले पोटेंशियल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये रियोस्टेट है, ये की है, और एक वायर है, L लंबाई का वायर है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये चौड़ाई है, इसकी जो मोटाई है वो A है, मोटाई जो इसकी वायर की होती है। और यहाँ पे मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो फ्री एटम, ये आपका आयन यहाँ पे फिक्स रहेगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इसमें विभवांतर लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वायर में। ये जो मान लेते हैं ये वायर है आपके पास, इसमें कोई बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, तो विभवांतर जो होगा वो इससे प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। मतलब अगर विभवांतर को आप बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर को कम करेंगे तो धारा भी कम होगी। ये तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन ये ओम्स लॉ हमेशा के लिए अप्लाई नहीं होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, इसमें 2-3 कंडीशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कब ओम्स के लॉ को फॉलो करेगा और कब ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि ओम्स का लॉ तभी फॉलो करेगा जब वायर की लंबाई ना बदले। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस दौरान ना इसकी लंबाई बढ़े, ना इसकी मोटाई बढ़े, और ना ही इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आए। ये 3 कंडीशन, इसको कहते हैं भौतिक अवस्था। ये 3 अवस्थाएं अगर नियत रहती हैं तो तब जाके ओम्स का लॉ फॉलो करेगा। और ओम्स का लॉ कहता क्या है, जो इसके सिरों के बीच में विभवांतर है वो समानुपाती होता है धारा के। तो जब भी आप समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता आ रहा है। ये एक्चुअली है ओम्स का लॉ। और 3 कंडीशन मैंने बता दी। ये फॉर्मूला तभी आप अप्लाई करेंगे जब इन तीनों में से कोई भी नहीं बदल रहा हो और तीनों के तीनों क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ये तो है इसका स्टेटमेंट। इसका वेरिफिकेशन पूछा जाता है 3 मार्क्स का। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम श्रांतिकाल कहते हैं, टाउ से लिखते हैं। ये क्या चीज़ होती है, श्रांतिकाल का मतलब होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा। जैसे मैं बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर चलेगा। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा इसकी स्पीड क्या होगी, 0। अभी तो यहाँ पे रुका है, टकराया होगा उससे पहले। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगा है। तो यहाँ आते आते इसकी स्पीड हो गई VD, टकराने से जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो गई, जिसको हम कहते थे अनुगमन वेग। पिछले वाले में आप ध्यान देना उसको, अगर अनुगमन वेग आपको पता नहीं चल रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे पहुँचा तो उसकी जो स्पीड होगी उसको कहते हैं अनुगमन वेग। और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा तो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या श्रांतिकाल, जिसको हम दिखाते हैं टाउ से। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। इसके अंदर फोर्स क्यों लग रहा है ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे हम बैटरी लगाते हैं किसी भी वायर में हम बैटरी लगाते हैं तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वही वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है। मान लेते हैं वो बल लगाता है F क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल होता है Q × E, आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कितना है, E। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, E। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, E × E। ये वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे और बल के कारण से त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना त्वरण उत्पन्न हो, त्वरण का सूत्र पता है ना आपको, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m × a। यहाँ से त्वरण का सूत्र निकलेगा फोर्स अपॉन m। अभी हमने निकाला इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, E × E। E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और E कैपिटल E क्या होता है, इसके अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो बैटरी ने उत्पन्न किया। तो ये आपका, और एक सूत्र और बताया था, अगर इसकी लंबाई L है और इसमें इसके सिरों के बीच में विभवांतर V है, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है कितना उत्पन्न होता है, उसका भी सूत्र बताया था। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर, सिरों के बीच में विभवांतर अपॉन उसकी लंबाई, तार की लंबाई। तो E = V/L। तो यहाँ पे क्या किया, जो आपका वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है उसको हटाओ और उसके बदले V/L रख दो। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का त्वरण। इस इलेक्ट्रॉन में कितना त्वरण उत्पन्न किया इस बैटरी ने, पहली बात। उसके बाद अनुगमन वेग निकालते हैं भाई। ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो यहाँ पर कितने वेग से टकराएगा, तो आपको पता है कि एक इक्वेशन पता है, V = U + AT।
v मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम यहाँ पे कह रहे हैं, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर जब चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्टार्टिंग वाला वेग जो प्रारंभिक वेग है 0 है, a के बदले रख दीजिए इसकी वैल्यू t। मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगता है, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या श्रांतिकाल, टाउ। तो इसको सॉल्व कर दिया मैंने, निकाल दिया अनुगमन वेग। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अच्छा, इससे पहले हमने अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध बताया था, I इक्वल टू क्या है, NEAVD। ये आपको पता है, तो इससे पहले वाले हमने सेकेंड पार्ट पे किया था इसको। यहाँ पे VD दिख रहा है, VD अभी अभी निकाला है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे EV/ml। M क्या है आपको पता होना चाहिए, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान। L क्या है, तार की लंबाई। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और V क्या है, विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर। टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, N आपको दिख रहा है, E² A टाउ, विभव को मैंने पीछे लिख दिया है M×L, ये सारी चीज़ें होगी। मुझे V का सूत्र निकालना है, विभवांतर का सूत्र निकालना है। विभवांतर का सूत्र कैसे निकालेंगे, ये सारे टर्म्स यहाँ जाएंगे। तो विभवांतर मैंने एक साइड को कर दिया, जो नीचे है वो ऊपर आ गया, जो ऊपर है वो क्या आ गए, नीचे आ गए। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो V इक्वल टू ये टर्म्स आ गया आपका इतना। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसके बदले मैंने क्या रख दिया, R रख दिया। R का मतलब ये कांस्टेंट होता है, जिसको हम प्रतिरोध नाम यहाँ पे देते हैं। ये R में है क्या एक्चुअली, प्रतिरोध में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तार की लंबाई होती है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, A इसकी मोटाई होती है, तार की मोटाई होती है, और L टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कांस्टेंट मान लें, कोई भी चीज़ नहीं बदल रही है, इन सब में कोई भी चीज़ नहीं बदल रही है, तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं और उसको हमने नाम दे दिया। तो यही आपका क्या है, ओम का नियम है। और प्रोपोर्शनलिटी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विभवांतर समानुपाती होगा धारा के, और R के बदले हमने R किसके बदले लिया, ये सारा टर्म्स। तो R आपका कांस्टेंट कब रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट होता है, वो तो बदल नहीं सकते आप। लंबाई आप बदल नहीं रहे हैं, आपने पहले कह दिया इसकी लंबाई नहीं बदल रही है। ओम का नियम अगर आप लागू करना चाहते हैं तो लंबाई नहीं बदलेंगे, इसकी मोटाई नहीं बदलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी नियत रहती है किसी भी मेटल की। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये भी कांस्टेंट रहता है, मोटाई आपने कांस्टेंट रहती है। रिलैक्सेशन टाइम केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, टाउ भी नहीं बदलेगा। तो ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, जिसको हमने कहा था प्रतिरोध। इस टर्म को हमने कहा था प्रतिरोध। तो इसीलिए कंडीशन में क्या क्या दिख रहा है आपका, लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। अगर लंबाई बदलेगी तो फिर ओम का नियम आपका वेरीफाई नहीं करेगा। मोटाई नहीं बदलनी चाहिए, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदलना चाहिए, और ताप नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ताप बदलने से क्या होता है, ये टाइम बदल जाता है, थोड़ा तेज़ चलेगा, और तेज़ चलेगा तो टाइम में कमी आ जाती है। तो अगर ये तीन चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं तो तभी आप कह सकते हैं V समानुपाती होगा I के। अब हम ओम के नियम को ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। ओमी परिपथ का ग्राफ क्या होगा, अनओमी परिपथ का ग्राफ क्या होगा, कैसे पता करेंगे कि ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, जिसको हम ओमी परिपथ कहेंगे। जो ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है वो अनोमी परिपथ हम कहेंगे। और दूसरा ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी ग्राफ आपको V और I के बीच में जो ग्राफ दिया रहेगा, उससे आप प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पे एक विभव लगा रखा है, जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। एरो का मतलब होता है कि विभव को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका तार है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। अगर मैं यहाँ के विभव को बदलूंगा तो धारा भी बदलेगी, मतलब विभव को बढ़ाऊंगा तो धारा बढ़ेगी, और विभव को कम करूँगा तो धारा कम होगी। ये तो हमने ओम के नियम में हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि दोनों समानुपाती होते हैं। अगर ये ओम के नियम का पालन कर रहा है तो देखो, जितना विभव बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन आ रही। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ओमी परिपथ है। अब ग्राफ कोई भी हो, यहाँ विभव लिखा जा सकता है, यहाँ धारा लिखी जा सकती है, या यहाँ धारा लिखी जा सकती है, यहाँ विभव लिखा जा सकता है। वो आपने देखना पड़ेगा, जो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है कि कहाँ पर वाई एक्सिस में क्या दे रखा है और एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, इस बात को नोटिस करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपका न्यूमेरिकल होगा गलत हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये ओम के नियम का पालन कर रहा है प्रॉपरली, इसका मतलब ओमी परिपथ है। अगर यहाँ पे कर्व्ड लाइन आ रही है इस तरह से, जो आप आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ऐसा भी ग्राफ आता है V और I के बीच में, उनको कहते हैं अनओमी परिपथ। कर्व्ड लाइन जो भी आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप V और I ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही तो इसका मतलब उसको कहते हैं ओमी परिपथ। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, कर्व्ड लाइन आ रही है, तो उसको कहेंगे आप अनओमी परिपथ।
मेन जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है वी ग्राफ से कैसे आप प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दो ग्राफ मैंने दिए हैं। तो जो मैं पहले बता रहा था कि वी और आई को आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे धारा है एक्स एक्सिस में, यहाँ विभव है। दो क्वेश्चन अलग अलग मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया, वाई एक्सिस में मैंने वी दे दिया और एक्स एक्सिस में धारा दे दिया। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने कहीं पर भी जो भी एक स्ट्रेट लाइन दी गई होगी इस तरह से, आपने कहीं पर भी एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। चाहे यहाँ पर का ट्राइंगल फॉर्म करिए, चाहे यहाँ पर का ट्राइंगल फॉर्म करिए, चाहे यहाँ पर का ट्राइंगल फॉर्म करिए, आंसर आपका एक ही आएगा। कोई इसको ट्राइंगल मानेगा, कोई इसको ट्राइंगल मानेगा, कोई इसको ट्राइंगल मानेगा, लेकिन तीनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल है बेस क्या है। आपने प्रतिरोध को देखा था, V इक्वल टू क्या था, I इंटू आर था। ओम का नियम, R जो होगा वो क्या होगा, V अपॉन I। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I भी लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब परिवर्तित, कितना परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये जीरो पे है, अगर आप इसको जीरो मान लें, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे V अपॉन I लिख सकते हैं। अगर जीरो नहीं है तो फिर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसके लिए प्रतिरोध निकालें, कोई परिपथ रहा होगा ये, तो उस परिपथ का प्रतिरोध कितना रहा होगा, ये ग्राफ है उसका। तो फॉर्मूला ये आपके पास, तो R निकालेंगे, R इक्वल टू क्या होगा, V कहाँ से पता चलेगा, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। देखो एक खड़ी लाइन है, एक तिरछी लाइन है, किसी भी, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, A B और C, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। अब AB लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, BC लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। AB लाइन वाई एक्सिस की ओर है तो धारा को रिप्रेजेंट करेगी। देखो ये आप यहाँ से पता करेंगे, ये 3 क्या है, धारा। और ये बेस जो है इसका BC ये क्या रिप्रेजेंट कर रही, देखो विभव को रिप्रेजेंट कर रही। इसका मतलब 6 माइनस 0 6 विभव हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस 0 3 आपका धारा हो गई। तो इसका मतलब यह है जो आपका CB है R, विभव किससे आप पता करेंगे, विभव जो विभव होगा वो C से लेके B तक, या आप कह सकते हैं BC अपॉन धारा कहाँ से कहाँ तक है, ये जो लाइन होगी वो धारा को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब AB जो होगी धारा को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे। तो BC कितनी है जी बताइए, B से लेके C तक क्या है, 6 माइनस 0 6 अपॉन AB जो धारा रिप्रेजेंट कर रही वो कितना है, 3 माइनस 0 3, मतलब हो गया 2 ओम। इसका जो प्रतिरोध हो गया 2 ओम हो गया। तो आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, आप निकाल के देख लेना, तीनों कोई भी ट्रायंगल से आप निकाल के लेना, हमेशा 2 ही ओम आएगा। अगर यहाँ पे आप निकालना चाहो तो कैसे आप निकालेंगे, प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, सेम सूत्र है, R इक्वल टू V अपॉन I। फिर से यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, चलो मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ। फिर से मैं इसको नाम दे देता हूँ A, इसको नाम दे देता हूँ B, इसको नाम दे देता हूँ C। अगेन यहाँ पे ये 0 है। तो अब ये बताइए V कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, आधार या तो धारा को रिप्रेजेंट करेगी या विभव को, ऊंचाई या तो धारा को रिप्रेजेंट करेगी या विभव को। अब आपको पता करना है कि ये जो आधार है कौन सी लाइन में है, धारा। आधार धारा वाली लाइन पे है तो इसका मतलब ये धारा का काम करेगी, धारा मतलब यहाँ पे, और ये विभव का काम करेगी, विभव खड़ी लाइन है आपकी। तो R इक्वल टू ये विभव को रिप्रेजेंट करेगी अब आपका AB अपॉन धारा इसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा BC। तो कितना होगा, AB है कितना, AB है 30 माइनस 0 का मतलब 30 अपॉन धारा कितनी है 6 माइनस 0 मतलब 6, तो 5 ओम। तो आप चाहे कोई भी ट्रायंगल से लेके कैलकुलेट कर लेना। तो प्रतिरोध इसका कैसे निकालोगे, आप जब भी प्रतिरोध निकालेंगे तो इस बात को ध्यान देना कि आपके एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, विभव कहाँ दे रखा है और धारा आपको कहाँ दे रखी है। अब मैं 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा यहाँ पे। पहला होगा प्रतिरोध हालांकि पहले हमने डिस्कस कर दिया था। प्रतिरोध होता क्या है, धारा जब किसी तार से प्रवाहित होती है तो तार क्या करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है, उसको प्रतिरोध कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं बीच बीच में, ये हमने पहले डिस्कस किया। और वहाँ पे इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हमने रो से भी लिखा था, और ये सूत्र भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। यही सूत्र देखो यहाँ से कैसे आता है। प्रतिरोध अभी ओम्स का, जब हमने ओम का नियम हमने वेरीफाई किया था तो वहाँ पे एक सूत्र आया था ये। तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E,
ये भी फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, टेम्परेचर इसका बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो श्रांति काल है, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ये तीनों चीज़ों को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पे, जिसको हमने रो दिया था। रो यहीं से देखो, इसके बदले मैंने रो रख दिया इसको, इसी रो को हमने क्या कहा था, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रतिरोध इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है। केवल लंबाई अगर ना बदले तो भी कांस्टेंट है, अगर लंबाई L और ये मोटाई है A। अब हम कंपेयर करें इसके और इसके बीच में, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच में तुलना करें, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, R 3 चीज़ों पे डिपेंड रहता है कहा था। R उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है, R उसके मोटाई पे डिपेंड करता है, और R ताप पे डिपेंड करता है, ताप टेम्परेचर। और टेम्परेचर बदलता है तो टाइम भी बदलता है, टाइम कम हो जाता है, मतलब ताप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ से जाएगा तो कम टाइम लेगा। तो इन 3 चीज़ों पे प्रतिरोध डिपेंड करता है। जबकि ये जो डिपेंड करता है ध्यान, रो लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, लंबाई है ही नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ पे L नहीं होगा, तो रो आपका कह सकते हैं केवल और केवल ताप पे डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं रो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगला जो पूछा जाता है कि अगर किसी तार के लंबाई को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध कितना बदलेगा। इस पर डेरिवेशन तो आता नहीं है, इसमें सीधे डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। अगर पहले इसकी लंबाई थी L, अब आपने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, कितना गुना बढ़ा दिया, N गुना बढ़ा दिया, मतलब 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। N गुना आपने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा कम पतला हो जाएगा वायर, लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई इसकी कम हो जाएगी। इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R था, खींचने से पहले इसका प्रतिरोध था R, खींचने के बाद इसका प्रतिरोध हो गया R'। तो कितना होगा, अगर आपको R दिया गया होगा, R' निकालना होगा, तो R' का एक सूत्र रख लेना सीधा, N² × R। ये N क्या था, मैंने कहा कितना गुना बढ़ा दिया, 2 गुना बढ़ाया तो यहाँ पे 2 रखोगे, 3 गुना बढ़ाया तो यहाँ पे 3। तो समझ लीजिए अगर इसकी लंबाई 2 गुना बढ़ेगी, लंबाई को आपने कितना गुना बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया इसको, तो इसका जो प्रतिरोध होगा कितना गुना बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर इसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दें तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, मतलब उसके स्क्वायर का गुना बढ़ जाता है। प्रतिरोध पे एक मैं लास्ट में एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ आपको, कह रहा है कि यह चालक की तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो चालक का तार था इसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर। इसका जो प्रतिरोध है R वो है 100 ओम। अब क्या कर रहे हैं आप, नया प्रतिरोध क्या होगा, ये तार की लंबाई को 30 सेंटीमीटर, अब आपने खींचा होगा, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर कर रहे हो तो खींचा होगा, खींच के आपने इसकी लंबाई को बढ़ा दिया, तो नई जो लंबाई आ गई कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। कितना गुना बढ़ा दिया, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 30, कितना गुना बढ़ा दिया, वो N होगा, N हो गया 3, 3 गुना बढ़ा दिया ना आपने, 30/10, 3 गुना बढ़ा दिया तो N हो गया 3। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा इसका, आप नया रेजिस्टेंस R' कैसे निकालोगे, R' फॉर्मूला था, इससे पहले आपने देखा N² × R। R का मतलब पहले का प्रतिरोध, N का मतलब कितना गुना बढ़ा दिया, R' का मतलब नया प्रतिरोध। तो नया जो प्रतिरोध होगा वो N² का मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू पहले कितना प्रतिरोध था इसका 100। सो जो नया वायर का प्रतिरोध होगा वो 900 ओम हो जाएगा। लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई कम हो गई, तो इसलिए इसका 9 गुना इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा केस क्या है, 5 सेंटीमीटर कर दिया गया। अब पहले तार इतना था, अब तार को आधा कर दिया आपने, पहले यहाँ 10 सेंटीमीटर था, अब 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना कर दिया, आधा कर दिया। कितना गुना कर दिया, आधा। आधा मतलब क्या होगा, कैसे 5, पहले कितना था 10 का मतलब आधा कर दिया इसको, वायर की लंबाई को कितना कर दिया आपने, आधा कर दिया। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको भी चलो R' मान लेते हैं, R" मान लेते हैं, R" = N² × R। N कितना है अब यहाँ पे, आधा कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। सो R" क्या 1/2 का स्क्वायर इंटू 100। सो R" हो जाएगा 100/4 का मतलब 25 ओम। तो लंबाई कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध कम हो रहा है। इसकी लंबाई दबा दी मैंने, इसकी लंबाई काटना नहीं है, दबाना है इसको। काट के तो फिर डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। आपने इसको दबा दिया
तो दबाने से क्या होगा, लंबाई कम होगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो उस केस में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। और 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लंबाई खींच के बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम करो दबा के तो प्रतिरोध कम हो जाएगा।